वेलकम टू चंद्रिका कैरियर पॉइंट। आज मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पार्ट थर्ड लेके आया हूँ। इसमें भी 30 क्वेश्चंस हैं, तो आपने खुद को एनालिसिस करें और देखें कि इसमें से 30 क्वेश्चनों में से आप कितने कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, एक अच्छी पुस्तक का गुण नहीं है। लिंग के आधार पर भेदभाव, लिंग के प्रति संवेदनशीलता, लिंग समानता या सामाजिक जिम्मेदारी। तो इसमें से एक अच्छी पुस्तक होगी, उसका एक गुण नहीं होगा, तो वो कौन सा होगा? जिसमें भेदभाव की वाली बात होगी, वो एक अच्छी पुस्तक नहीं होगी। जो लिंग के आधार पर भेदभाव वाली होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा पहला। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पहला ऑप्शन, सुबह की सभा में नैतिक बातों पर भाषण देना, विद्यार्थियों के लिए एक परिस्थिति सर्जित करना और उन्हें निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षकों और वयस्कों द्वारा नैतिक मूल्यों का उदाहरण पेश करना, या विद्यार्थियों को नैतिक और अनैतिक के बारे में अंतर बताना। तो इसमें से नैतिक मूल्य का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? वो होगा हमारा शिक्षकों और वयस्कों द्वारा नैतिक मूल्यों का उदाहरण पेश करना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य बुद्धि के कारक क्या है? जी फैक्टर, इसके क्या कारक हैं? पहला ऑप्शन, एक कारक जो उस स्तर के बारे में भविष्यवाणी करता है जहां तक एक बालक में सुधार किया जा सकता है। बुद्धि के सामान्य वितरण में मानक विचलन या मानसिक योग्यता का मापन करने के लिए सामान्य शब्द, एक बालक की बुद्धि लब्धि का विकास करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि के सामान्य वितरण में मानक विचलन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम की अयोग्यता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? पहला, अध्यापक के पढ़ाने का ढंग, गर्भावस्था के दौरान शराब का सेवन, मानसिक पिछड़ापन और शिशु काल के दौरान दिमागी बुखार। तो इसमें से कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट, अध्यापक के पढ़ाने का ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के विकास के संदर्भ में पियाजे द्वारा कौन से क्षेत्र को अनदेखा किया गया है? तो पहला ऑप्शन, वंशानुक्रम, सामाजिक अंतःक्रिया, आत्मकेंद्रित भाषण और बालक द्वारा सक्रिय निर्माण। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अंतःक्रिया। और इसमें अपने आप को देखना कितने क्वेश्चन कर पाते हो, इससे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कितनी तैयारी हो रही है, जिससे और अच्छे से मेहनत करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये है अगला इसका क्वेश्चन है। आरटीई अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी अयोग्यता से है? तो पहला, विकलांगता अधिनियम 1996, या विकलांगता के आधार पर भेदभाव अधिनियम 2010, और या विकलांगता के आधार पर भेदभाव अधिनियम 1995, या विकलांगता अधिनियम 2005। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, विकलांगता अधिनियम 1996। ये आरटीई अधिनियम का जो संबंध है विकलांगता अधिनियम 1996 के अनुच्छेद 3 से है। बाद के अधिनियम में सभी प्रकार की विकलांगताओं को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ प्रकार की विकलांगताओं को छोड़ दिया गया है, जैसे दिमागी लकवा, आत्मकेंद्रिता और दूसरे मानसिक विकार, इनको छोड़ दिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक एवं भाषाई आधार पर विविधतापूर्ण कक्षा में एक विद्यार्थी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आता है या नहीं, यह निर्णय लेने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन देखते हैं, माता पिता को शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपने काम होते हैं। विकलांगता का निर्धारण करने के लिए बालक की मातृभाषा में उसका मूल्यांकन करना चाहिए। विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों का प्रयोग करना चाहिए।
या वातावरणीय कारक को निष्क्रिय करने के लिए बालक को अलग करना चाहिए। तो सही इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। विकलांगता का निर्धारण करने के लिए बालक की मातृभाषा में उसका मूल्यांकन करना चाहिए। अगला देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के समान अवसर का अर्थ क्या है। पहला, सभी बच्चों की जाति, मत, रंग, क्षेत्र और धर्म को आधार न मानते हुए समान शिक्षा मिलनी चाहिए, या समान शिक्षा प्राप्त होने के बाद उन्हें अपनी क्षमताओं को साबित करने के अवसर मिलने चाहिए। उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान विधियों और सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए, या बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उनके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए उचित हो। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा इसमें होगा, तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उनके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए उचित हो। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई द्वारा निर्धारित सामूहिक परियोजना गतिविधि निम्न में से किसका एक शक्तिशाली उदाहरण है। तो पहला, सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने का, शिक्षकों का बोझ कम करने का, या रूटीन अध्यापन के कारण उत्पन्न तनाव को दूर करने का, या विविधता में एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने का। तो इसमें से कौन सा सही होगा हमारा, इसमें होगा हमारा फर्स्ट, सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, प्रदत्त कार्य जिसे बोलते हैं असाइनमेंट, मौखिक प्रश्न, टर्म टेस्ट या क्विज एवं खेल। तो कौन सा इसमें रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित नहीं है, वह है हमारा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार गलत और सही का निर्णय करने की चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या है इसमें, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक असमंजस, नैतिक असहयोग, नैतिक तर्क। इसमें से हमारा जो होगा सही नैतिक तर्क होगा। कोहलबर्ग के जो नैतिक के जो उन्होंने जो दिए हैं स्टेज, तो उनमें से है, तो इसमें बताया है कोहलबर्ग ने कि नैतिक तर्क को एक चिंतन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो सही और गलत के निर्णय में शामिल होता है। उनके अनुसार नैतिक तर्क का विकास व्यक्ति की आयु से संबंधित है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, वे हमेशा सफल होते हैं, वे हमेशा काम करने में आनंद उठाते हैं, वे काम करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौतीपूर्ण कार्यों को पसंद करते हैं। तो इसमें से जो होगा जो विशेषता नहीं है, वो विशेषता ये है, वो हमेशा सफल होते हैं। ज़रूरी नहीं है, बच्चे सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, किशोर किससे संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मित्र मंडली के दबाव में रहते हैं। संबद्धता, सुरक्षा, आत्म वास्तविकरण या स्वयं क्षमता। तो इसका सही होगा हमारा संबद्धता। ठीक है, तरुण अवस्था वह अवस्था है जो किशोर अवस्था है, इसको तरुण अवस्था बोलते हैं। ये वह अवस्था है जो आपकी अंतःक्रिया आपकी आयु के बच्चों के साथ बढ़ जाती है और अधिक गंभीर हो जाती है। इससे आपके साथी में व्यक्तिगत विभिन्नता पैदा होती है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 14, प्रकृति पोषण के संदर्भ में आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित लगता है। एक बालक एक खाली प्लेट की तरह होता है जिसके चरित्र को वातावरण द्वारा किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, या एक बालक का व्यवहार मुख्य रूप से वंशानुक्रम से निर्धारित होता है जिसमें वातावरण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, या वंशानुक्रम और वातावरण अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये दोनों विकास को ही प्रभावित करते हैं, या बच्चे वंशानुक्रम से ही पूर्व निर्धारित होते हैं, चाहे
चाहे वे किसी भी प्रकार के वातावरण में पढ़ रहे हों। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वंशानुक्रम और वातावरण अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं और ये दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये देखो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे कॉन्सेप्चुअल। तो इसका किसने दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत का जो नियम है, ये किसने दिया है? ये दिया है हमारा पावलोव ने, पावलोव। और इन्होंने ये किसके साथ किया था? ये किया था कुत्ते के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे क्या सीखते हैं? समूह में, व्यक्तिगत रूप से, माता पिता से, या समूह एवं व्यक्तिगत रूप से? किससे सीखते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा व्यक्तिगत रूप से। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि ऐसी शिक्षा प्रदान करना कि बच्चे खुद उसमें करके सीख, खुद अपने आप को इन्वॉल्व करें, इसलिए व्यक्तिगत रूप से होता है। फिर है अगला क्वेश्चन, शिक्षा का समान अवसर का अर्थ क्या है? एक बालक की जाति, मत, रंग, क्षेत्र और धर्म को प्राधान्य मानते हुए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। एक बालक को समान शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, या एक बालक को बिना किसी भेदभाव के समान विधियों और सामग्री का उपयोग करके पढ़ना चाहिए। एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। तो इसमें से कौन सा अवसर है और कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? शिक्षा का समान अवसर का जो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। ये हमारी ये होता है अर्थ समान शिक्षा का समान अवसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्कूल को जीवन का एक अंग माना जाता है, अधिगमकर्ता या छात्र समस्या समाधान में भाग नहीं लेते, माता पिता प्राथमिक शिक्षक होते हैं, या समाज कक्षा का विस्तृत रूप है। तो क्या है प्रगतिशील शिक्षा का मतलब? है अधिगमकर्ता या छात्र समस्या समाधान में भाग नहीं लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा या इसे बोलते हैं हम क्रमिक शिक्षा। इसमें क्या होता है? अधिगमकर्ता समस्या समाधान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया इसका ये नहीं आएगा। यहाँ पूछ रहा है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कथन सत्य है, तो यहाँ नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा होती वही है जिसमें बच्चे स्टूडेंट जो भी होते हैं किसी भी समस्या समाधान में क्या करते हैं, वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? अधिगमकर्ता या छात्र समस्या समाधान में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, विभेदित अनुदेशन का अर्थ है विभिन्न समूहों में विभाजित करके विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना, या कक्षा में प्रत्येक बालक के लिए कुछ अलग करना, एक उपद्रवी या अनुशासनहीन विद्यार्थी की गतिविधि को समझना, ऐसे समूह का प्रयोग करना जिसमें सभी परिवर्तन नहीं होता हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन होगा हमारा पहला, विभिन्न समूहों में विभाजित करके विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना। ये होता है हमारा विभेदित अनुदेशन का अर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य एक लोकतांत्रिक समाज में विचारों तथा गतिविधियों द्वारा स्कूलों में अधिक प्रभावशाली बनाता है? तो कौन सा बनाता है? मानवतावादी शिक्षा, रचनावादी शिक्षा, क्रमिक या प्रगतिशील शिक्षा, या मॉन्टरी शिक्षा? तो इसका सही जो आंसर होगा हमारा क्रमिक या प्रगतिशील शिक्षा। और ये जो प्रगतिशील या क्रमिक शिक्षा जो होती है क्या होती है? बाल केंद्रित अधिगम होता है इसमें। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
क्रमिक शिक्षा से संबंधित है। पहला, शिक्षक सूचना तथा प्राधिकार के जनक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव तथा सहयोग के माध्यम से उत्पन्न होता है। परीक्षा नियम केंद्रित और बाहरी होती है, या शिक्षा अध्यापक केंद्रित होती है। तो इसमें से कौन सा क्रमिक शिक्षा का संबंध है? वो है हमारा ऑप्शन 2, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव तथा सहयोग के माध्यम से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार का अधिगम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं में रुचियों तथा सीखने की शैली पर केंद्रित होता है? विषय केंद्रित, खेल विधि, बाल केंद्रित या शिक्षक केंद्रित? तो इसमें से जो कौन सा होता है? इसमें से होता है हमारा बाल केंद्रित। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी, शिक्षक द्वारा विषय वस्तु की निपुणता, शिक्षक विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? शिक्षक विद्यार्थी के बीच वार्तालाप। शिक्षक विद्यार्थी से जितना फ्रैंकली होते हैं उतना ही बच्चे क्या करते हैं, अपना मन लगा के किसी भी चीज़ को समझने में मन लगाते हैं। तो क्या हो कि उनके बीच में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक वार्तालाप होनी चाहिए। ठीक है। अगला, स्कूलों में बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या पाठ्य पुस्तकों को रटना वाला तो कभी होगा ही नहीं। ये मैंने सॉरी पिछली वीडियो में बताया था। किसी भी बच्चे को बल डाल के, इस पर प्रेशर डाल के कोई काम कराना या रटना, ये कभी ऑप्शन नहीं होंगे। एक तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है। तो चौथा है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो क्या होगा हमारा इसका? बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 25, जॉन डीवी द्वारा सिखाए गए लैब स्कूल किसके उदाहरण थे? फैक्ट्री स्कूल, क्रमिक स्कूल, पब्लिक स्कूल या सामान्य स्कूल? तो जॉन डीवी द्वारा सुझाए गए जो लैब स्कूल थे वो किस उसके थे? ये थे हमारे क्रमिक स्कूल के। क्रमिक, या हम इसको क्रमिक को हम क्या बोलते हैं? प्रगतिशील स्कूल। ठीक है। और ये जॉन डीवी थे कहाँ के? ये जॉन डीवी थे अमेरिका के। ये अमेरिकी दार्शनिक थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करता है। ठीक है। तो उनके द्वारा जो सुझाए गए ये थे लैब स्कूल क्रमिक शिक्षा के उदाहरण थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? तो इसमें से कौन सा है बाल विकास का सिद्धांत? परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतःक्रिया के कारण विकास होता है, या अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, या विकास पुनर्वलन और दंड के द्वारा निर्धारित होता है, विकास प्रत्येक बालक की गति की सटीक भविष्यवाणी करता है। तो इसमें से बाल विकास का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा पहला, परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतःक्रिया के कारण विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए क्या है? पुरस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं होती, बाहरी पुरस्कार उसे अभिप्रेरित रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते, या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा का स्तर बाह्य अभिप्रेरणा से कम होता है, या औपचारिक शिक्षा की कोई जरूरत नहीं होती। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, पुरस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना चाहता है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उन्हें गैर शैक्षिक गतिविधियों में
आनंद प्राप्त करना सीखना चाहिए, उन्हें तनाव को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, या विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें बाकी साथियों से अलग कर देना चाहिए, या उनकी सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए उन्हें चुनौती देनी चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा 4, उनकी सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए उन्हें चुनौती देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खाली स्थान। कक्षा में वास्तविक संसार की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते समय शिक्षकों और विद्यार्थियों को एक दूसरे के कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन पहला क्या आएगा? परंपरागत, रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित। अध्यापक केंद्रित तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। कभी भी शिक्षा में अगर अध्यापक केंद्रित होगी तो उसका ऑप्शन नहीं होगा। बाल केंद्रित तो मानी जाती है। या फिर ऑप्शन 4 सामाजिक रचनावादी। तो इसका जो आंसर होगा हमारा सामाजिक रचनावादी। सामाजिक रूप से जो होते हैं कक्षा में वास्तविक जीवन से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते समय अध्यापकों और छात्रों को एक दूसरे के कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें एक बालक वस्तु कार्य दर्शाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? इंद्रिय गत्यात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ये इसकी 4 स्टेज हैं जो पियाजे ने दिए हैं। तो उसमें से एक है जो क्वेश्चन में दी हुई है कि जो अवस्था है ये संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास की, कि ये एक बालक वस्तु कार्य प्रदर्शन दर्शाता है। तो ये कौन सी होगी? ये होगी हमारी इंद्रिय गत्यात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बालक इसमें इंद्रिय क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बालक जन्म से 2 वर्ष तक ये अवस्था होती है, और इस अवस्था के दौरान एक बालक क्या करता है? व्यवहार में संगठित विचार प्रक्रिया का अभाव होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि संगठित विचार प्रक्रिया का अभाव होता है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन, और कल को और आएंगे। तो ये अपने आप को देखने के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कितने नहीं। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।